हेलो एवरीवन, आज हम लोग हमारी अपनी पाठशाला में लेके आए हैं जो टॉपिक वो है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। जो आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसा अभियान जिसके अंतर्गत 20 लाख करोड़ का एक रिलीफ पैकेज दिया गया जो हमारे जीडीपी का लगभग 10% है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो मीनिंग था वो था कि हम अपने आप को बनाए। मीन्स क्या कि हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रियों पर कम हो, लेकिन इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, या इसका ये मतलब नहीं है कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसका इंग्लिश में अगर हम लोग कहें तो कहेंगे सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये एक ऐसा अभियान शुरू किया गया जो हमारी डिपेंडेंसी को हर सेक्टर में कम करे। कैसे कम करेगी, इसके लिए बहुत सारे डिसीजन लिए गए और बहुत सारे चेंजेज लाए गए। जैसे कि हम कुछ चेंज को यहां पे लिखे हैं, जैसे चेंजिंग द डिफिनेशन ऑफ एमएसएमई, मीडियम माइक्रो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो आपकी होती थी उसके डिफिनेशन को चेंज किया गया, जो आगे हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे डिटेल में कैसे चेंज किया गया और क्या चेंज किया गया। प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बहुत सारे सेक्टर में उसके एंट्री को बढ़ाया गया या उसे बूस्टअप किया जा रहा है कि आप लोग इस प्राइवेट सेक्टर भी हमारे न्यूमरस सेक्टर में बूस्टअप हो और उसमें काम करें। नेक्स्ट जैसे बोला गया एफडीआई जो है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है डिफेंस सेक्टर में बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई गई। नेक्स्ट जो है सपोर्ट इन मेनी सेक्टर सच एज सोलर मैन्युफैक्चरिंग, जितना मतलब ये इस तरह के जो सेक्टर्स थे उसे सपोर्ट किया गया। जैसे आपको एग्जांपल में ले हम कि पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज हो रहा अभी कोरोना के समय में, जब कोविड-19 आया तो जो हम लोग पीपीई किट यूज किए, पीपीई मींस क्या हुआ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो किट यूज किया गया, जिसका अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन तो मार्च के पहले हमारे देश में उसका प्रोडक्शन 0 था। बट जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 आने के बाद अगर हम मई से काउंट करना शुरू करें तो आज के डेट में हमारा देश जो है 1.5 लाख पीपीई किट पर डे मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट आपके चाइना है, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है जो पीपीई किट खुद अपना डेवलप कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आज के डेट में 1.5 लाख पीपीई किट पर डे मैन्युफैक्चर भारत में होता है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो है मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड। ये टैगलाइन दिया गया, मेक इन इंडिया, कि आप इंडिया में बनाओ, मेक इन इंडिया आप इंडिया में बनाओ, और मेड फॉर वर्ल्ड हो। मतलब क्या हुआ कि हम जो पहले बाहर से अपने यहां सामान लाते थे, अब कहा जा रहा है कि हम सामान बनाएंगे और बाहर भी बेचेंगे। मींस आत्मनिर्भर भारत का ये टैगलाइन है, ये कॉन्सेप्ट है। या इसका एक टैगलाइन और दिया गया, वोकल फॉर लोकल। ये एक टैगलाइन दिया गया कि वोकल फॉर लोकल मींस क्या हुआ कि अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए अब आप बोलिए कि हम जो एक तरीके से अगर हम लोग इसको देखें आजादी के पहले क्या, एक हमारे यहां अभियान चला था स्वदेशी अभियान या स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की तरह ही ये एक अभियान चल रहा है कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, मेड फॉर वर्ल्ड करेंगे, वोकल फॉर लोकल होंगे। मींस क्या है कि वोकल फॉर लोकल मतलब हमारे लोकल, हमारे स्थानीय स्तर पे जो सामान बन रहे हैं उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे, उसे इस तरीके का बनाएंगे कि वो बाहर भी जाकर बिक सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की देने की बात की गई, अब हम बात करते हैं कि उस पैसे को किस प्रकार दिया जा रहा है। देने का जो तरीका है वो बहुत सारी योजनाएं थी हमारी जो चल रही थी, उसी के थ्रू इन पैसों का हमारे इकोनॉमी में डाला गया। कहां कहां चेंज आया, हम पहला स्टार्ट करते हैं इसको योजनाओं से। जैसे कि यहां पे स्टार्ट जो किया गया वो किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। एक नई योजना स्टार्ट की गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को शामिल किया गया जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजनाएं ऐसे भी इंपॉर्टेंट रहती थी। आज के डेट में ये सारी योजनाएं, चूंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये सारी योजनाओं को ले लिया गया है, तो आपको ये योजनाएं
काम देंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम पहला योजना की बात करें तो हम लोग जानते थे आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के नाम से एक योजना प्रारंभ की गई थी कुछ दिनों पहले। आयुष्मान भारत के अभियान में क्या था कि सभी जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं उन्हें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। वो भारत के किसी अस्पताल में अगर जाते हैं उन्हें एक क्रेडिट कार्ड की तरह एक कार्ड दे दिया गया है जो आयुष्मान कार्ड कहलाता है, और आयुष्मान कार्ड को दिखाने पर या आयुष्मान कार्ड का उपयोग करने पर उसे भारत के अंतर्गत जो अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट हो, वहां पे उनका 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो इसी योजना के अंतर्गत इसको बढ़ाया गया, यानी कि गरीब कल्याण योजना में अगर हम बात करें तो कैसे बढ़ाया गया, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें क्या किया गया, इंश्योरेंस दिया गया है, इंश्योरेंस अप टू 50 लाख टू हेल्थ वर्कर्स। जितने हेल्थ वर्कर्स आज के डेट में काम कर रहे हैं कोविड-19 को लेके, सभी हेल्थ वर्करों को 50 लाख तक का इंश्योरेंस दिया गया, 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर अप दिया गया है। तो ये एक पहला इसका आया गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कि आपको प्रत्येक हेल्थ वर्कर के लिए 50 लाख का एक इंश्योरेंस कवर अप दिया गया। दूसरी योजना की बात करें तो NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस योजना के अंतर्गत जो हमारे देश के गरीब लोग हैं उनको सरकार राशन के द्वारा, राशन दुकान के द्वारा गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है 2 रुपये और 3 रुपये के रेट से। उस NFSA के अंतर्गत अब जो गरीब कल्याण योजना आई उसमें कहा गया कि 5 केजी चावल, 5 केजी राइस और व्हीट, या तो गेहूं या तो चावल, 5 किलो चावल या गेहूं, याद रखना है इस बात को कि 5 किलो चावल या गेहूं पर पर्सन फ्री दिया जाएगा, पर पर्सन फ्री दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। तो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अगला योजना जो मेरा इन किया वो किया NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 5 केजी चावल या गेहूं आपको प्रति व्यक्ति अगले 3 महीने तक फ्री दिया जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके परिवार में 5 मेंबर हैं तो आपको 25 केजी चावल या गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। नेक्स्ट इसी में ऐड किया गया 1 केजी पल्स पर फैमिली, 1 किलो दाल या चना, 1 केजी दाल या चना प्रति परिवार, ना कि प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार फ्री दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। तो NFSA के अंतर्गत आपको यहां पे क्या दिखाई दिया कि 5 केजी चावल या गेहूं और 1 केजी दाल फ्री दिया जा रहा है 3 महीनों के लिए। तो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत यह हुआ। उसके बाद फिर जो अगला आया वो आया जनधन, जो नेक्स्ट हम लोग जानते थे बहुत पॉपुलर योजना थी जनधन योजना। जनधन योजना में क्या किया गया कि जनधन योजना में जितने महिलाओं की खाते थे, जनधन के अंतर्गत जितने महिलाओं के खाते थे सभी खाते में 500 रुपया पर मंथ दिया गया, जो अगले 3 महीने के लिए लागू रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। यानी कि जनधन योजना के अंतर्गत जो भी था आपका, जो भी महिलाओं का खाता था, हर एक खाते में 500 रुपया 3 महीने में 500 एंड 500 टोटल 1500 रुपया का ट्रांसफर किया गया। तो जो गरीब कल्याण योजना था, जो एक समावेश था 20 लाख करोड़ का, उसको किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये रहा। नेक्स्ट योजना हम लोग जानते थे उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना हम लोग जानते थे कि उज्ज्वला योजना में क्या होता है कि गरीब जो लोग होते हैं, जो हमारे बीपीएल परिवार के लोग हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता था और सब्सिडी पर सिलेंडर भी दिया जाता था। उस सभी को कहा गया कि आपको 3 महीने के लिए फ्री सिलेंडर फॉर
नेक्स्ट 3 मंथ। उज्ज्वला योजना अंतर्गत जितने भी गैस कनेक्शन थे उन सभी को 3 महीने तक सिलेंडर फ्री में दिया गया। नेक्स्ट जो आपका योजना था वो था मनरेगा। मनरेगा में जो मजदूरी भुगतान था जो पहले किया जाता था 182 रुपीज पर डे, जो था पहले 182 रुपीज पर डे, इसे बढ़ाकर कर दिया गया 202 रुपया पर डे। यानी कि मनरेगा के अंतर्गत जो लेबर का वेजेज था उस वेजेज को इंक्रीज किया गया 182 से 202 रुपीज पर। नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग जानते थे कि सरकार बहुत सारे वृद्धजन को ओल्ड एज पेंशन के नाम से, विडो पेंशन के नाम से, फिजिकली हैंडीकैप्ड पेंशन के नाम से पेंशन देती थी। तो इसमें क्या किया गया कि 1000 रुपी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ प्रत्येक पेंशनर्स के खाते में ट्रांसफर किया गया। यानी कि आपका जो यहां पर योजना आती थी इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन या इंदिरा गांधी विडो पेंशन या नेशनल फिजिकली हैंडीकैप्ड पेंशन, इन सारी पेंशन स्कीम्स में जो भी पेंशनधारी थे उन सभी पेंशनधारी के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि आयुष्मान भारत योजना आपका हो गया, एनएफएसए हो गया, जनधन, उज्ज्वला, मनरेगा, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आईजीओपी, आईजीडब्ल्यूपी, एनपीएचपी, ये सारी योजनाओं में लोगों को पैसे ट्रांसफर किए गए ताकि आप अपने आप पर डिपेंडेंट रहें। इस लॉकडाउन या कोविड-19 के महामारी के चक्कर में आपका स्थिति मजबूत रहे ताकि आप अपने आप को फिर से इकोनॉमिकली ग्रोथ दे पाए। आगे जो इस योजना में आया वो था पीएम किसान योजना। जैसा कि इस योजना में हुआ करता था कि पीएम किसान योजना में था कि कोई भी फार्मर, कोई भी किसी भी देश के किसी भी पार्ट के कोई भी फार्मर, उन्हें पर ईयर 6000 रुपया 6000 रुपये उन्हें दी जाती थी। वैसे सभी पीएम किसान के अंतर्गत जो भी मेरे किसान थे या फार्मर्स थे उन सभी के खाते में 2000 रुपया ट्रांसफर किया गया। तो एक योजना आपकी और ऐड हुई पीएम किसान। उसी प्रकार से जो बिल्डर के यहाँ या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं वर्कर, वैसे वर्करों के लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड बनाया गया, जो उस तरह के वेलफेयर जो मजदूर काम कर रहे हैं बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में, उनके वेलफेयर के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया गया और उस फंड के द्वारा उन्हें भी मदद की गई। तो ये सारा जो हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंतर्गत जो हम लोगों को जो रिलीफ पैकेज दिया गया वो एक नजर ये रहा हमारा कि योजनाओं के माध्यम से क्या क्या चेंजेज आए। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिसी में क्या क्या चेंजेज आए। तो वो जो था वो सारा था हमारा कि योजनाओं पे किस प्रकार इकोनॉमिकली उसे बूस्टअप किया गया। अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे कि पॉलिसी कहां कहां चेंज की गई। जैसा कि हम लोग जानते थे और आप लोगों को हम लोग पहले भी क्लास में बताया है कि आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी लाई जाती है। आरबीआई के द्वारा हर 2 महीने पर मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी लाई जाती है, जिस पॉलिसी के तहत वो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। तो चूंकि ये समय था कि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना है, ये एक ऐसा समय था जब मार्केट की लिक्विडिटी कम हो चुकी थी और उसे लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना था। तो ऐसे में आरबीआई के द्वारा अपने मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी लाई गई और मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी लाकर सभी जितने भी उसके मेजर्स थे उसे कम किया गया। जैसे एग्जांपल अगर हम ले सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले भी। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता था कि बैंकों को एक सर्टेन परसेंट, जो भी परसेंट डिसाइड हो आरबीआई के द्वारा, एक सर्टेन परसेंट पैसे को इन कैश आरबीआई में जमा करना पड़ता था। तो जो पहले 4.4 था,
जो पहले 4.4% था, यानी कि अगर बैंक के पास जितना भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होगी उसका 4.4% रुपये निकाल कर आपको इन कैश आरबीआई में सबमिट करना है, जिससे क्या होता था कि मार्केट की लिक्विडिटी कंट्रोल होती थी या मार्केट की लिक्विडिटी को कम किया जाता था। चूंकि यह समय था कि लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो आरबीआई ने इसे घटाया और घटा के लाया इसे 3% पे। आप समझ सकते हो कि 1.4% का डिक्रीज हुआ, जिसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। वैसे ही हमारा जो एसएलआर था इसे 18.5 किया गया। आपको यह भी पता होगा एसएलआर क्या था कि जब बैंकों को इतना परसेंट अपने टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का इतना परसेंट या तो गोल्ड में या कैश में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास रिजर्व रखना है, जिसे वो मार्केट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको भी ये 19% समथिंग था, उसे भी डिक्रीज करके 18.5 पर लाया गया। नेक्स्ट जो था वो था आपका रेपो रेट। रेपो रेट को भी डिक्रीज किया गया 4.0 पर। रेपो रेट क्या होता था कि जब आरबीआई से कोई बैंक कर्ज लेती थी और उस कर्ज के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करती थी दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो रेपो रेट को भी डिक्रीज करके 4.0 पर लाया गया। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट RRR, रिवर्स रेपो रेट को 3.35 किया गया। यह क्या था कि जब रिजर्व बैंक में कोई बैंक अपना पैसा रखता है, जब कोई बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक में रख दे तो रिजर्व बैंक जो इंटरेस्ट पे करती है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट को भी डिक्रीज किया गया। हमारे पुराने क्लास के इस वीडियो में देख ले आप कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई का आपको ये दिखाया गया था कि किस प्रकार इन रेट्स के कम होने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये सारे रेट्स को कम किए गए। वही आपके पास जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी थी इसे भी कम करके लाया गया 4.45 पर। तो सेम चीज आपके बैंक रेट में था कि बैंक रेट जो था पहले वो आपके 6% थी, बैंक रेट को कम करके लाया गया 4.65% में। तो यहां आप देखोगे कि जितने भी यहां पे टूल्स थे आरबीआई के, जो वैसे टूल्स जो मार्केट के लिक्विडिटी को ओवरनाइट कम करने की कैपेसिटी रखते थे, वो सभी टूल्स को घटाया गया और घटाकर मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो पॉलिसी चेंज होना शुरू हुआ, वो पॉलिसी में सबसे पहला पॉलिसी चेंज हुआ आरबीआई की मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी को। पहले ये पॉलिसी हुआ करती थी इस प्रकार की कि मार्केट में लिक्विडिटी को घटाओ, बट अब जो पॉलिसी आई वो आई मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करो, बूस्टअप करो लिक्विडिटी को मार्केट में। नेक्स्ट हम जो चेंज किया गया वो आरबीआई के द्वारा चेंज किया गया वो था वे एंड मींस एडवांस, जिसे 60% इंक्रीज किया गया। वे एंड मींस एडवांस क्या होता है, ये भी आपके आरबीआई की पॉलिसी में आता है कि ये अगर कोई राज्य या देश खुद, नेशन खुद, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट को जब लाती है, अब बजट में जब डिफिसिट होता है तो उस डिफिसिट को पूरा करने के लिए वो आरबीआई से पैसे कर्ज ले सकती है, जिसको लेने की लिमिट जो थी वो फिक्स थी। जैसे लिमिट जो था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था वो था 120,000 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट का था 32,225 करोड़। यानी स्टेट गवर्नमेंट का अगर मान लीजिए बजट में डिफिसिट आ गया, स्टेट बजट को, जैसा हम लोग पढ़े थे अपने बजट वाले सेक्शन में, उसमें यह बताया गया था आप लोगों को कि हम लोग बजट जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि हम लोग का कंसंट्रेशन रहता है पहले खर्च पर, कि खर्च हमें कितना करना है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसके इनकम को खोजते हैं कि हमें इतना पैसा खर्च करना है तो इतना पैसा आएगा कहां से, जो जनरली हमारा डिफिसिट में रहता है। मींस क्या हुआ, डिफिसिट मींस क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है और हमारा इनकम कम है। तो उस डिफिसिट को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे उधार लेती है। तो वो पैसे जो उधार लेती है वो लेने का जो लिमिट था वो था 32,225 करोड़। इसे 60% इंक्रीज किया गया, जो अब जाके हो गया 51,560 करोड़। यानी ये इंक्रीज करके
हो गया है 51,560 करोड़। यानी कि अब स्टेट जो है वो आरबीआई से इतना रकम तक लोन ले सकती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा, याद रखना है आपको, वे एंड मींस एडवांस का जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करती है वो हमेशा इक्वल होता है रेपो रेट के, वो रेपो रेट के बराबर होता है। क्योंकि रेपो रेट 4.0% है तो वे एंड एडवांस मींस एडवांस का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी 4% ही होगा। माने इंक्रीज क्या किए हम लोग, उसके लेने के लिमिट को। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद कि एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में क्या पॉलिसी चेंज हुआ। तो अगला जो चेंज आया वो आया एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उसमें चेंज आया। चेंज क्या आया कि पहला तो चेंज जो आया उसके डिफिनेशन को चेंज किया गया, यानी डिफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल बी रिवाइज, उसे रिवाइज किया गया फिर से। दूसरा इन्वेस्टमेंट लिमिट जो था, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो इन सेक्टर में, उसे रिवाइज किया गया और बढ़ाया गया। तीसरा जो था एडिशनल एक क्राइटेरिया उसमें जोड़ा गया टर्नओवर का, यानी पहले ये नहीं हुआ करता था। पहले एमएसएमई के क्राइटेरिया में एक ही चीज हुआ करता था, वो होता था कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अपने मशीनरी या इक्विपमेंट पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट के रकम यानी उसके पैसे से डिसाइड होता था कि आप माइक्रो हो, आप स्मॉल हो या आप मीडियम हो। उसमें एक क्राइटेरिया को इंक्रीज किया गया, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर, कि आपका ईयरली टर्नओवर कितना का है। 3 टर्म हुआ। चौथा जो चेंज आया वो चेंज आया कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, यानी कि अगर एमएसएमई में आपका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है तो वो यूनिट अलग हुआ करता था, और सर्विस का अगर यूनिट है तो वो यूनिट अलग हुआ करता था। इसे इलिमिनेट कर दिया गया। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक मान लिया गया, ये अलग अलग ना होके, यानी जो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर था उसे इलिमिनेट कर दिया गया। अब कोई दोनों में अंतर नहीं है। और इसको लाने के लिए, इस सारे चेंजेस को लाने के लिए जो अमेंडमेंट लाना था उस अमेंडमेंट को लाया गया। मतलब ये कोई ऑफिस ऑर्डर से चेंज नहीं किया गया, ये बकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर किया गया। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या चेंज आया। जैसा कि इस चार्ट से हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो पहले वाला ये हमारा एग्जिस्टिंग जो था, पहले से जो हमारा एग्जिस्टिंग एमएसएमई की पॉलिसी हुआ करती थी वो इस प्रकार से थी कि एमएसएमई में जो पर एक क्राइटेरिया जो हुआ करता था वो होता था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। यानी कि आपका जो क्राइटेरिया था पहले जो था वो आपका केवल था आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हो अपने प्लांट में और मशीनरी में, कि आप अपने प्लांट और मशीनरी को लगाने में कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, यही आपकी क्राइटेरिया थी। और इस हिसाब से इसे बांटा जाता था। कैसे बांटते थे कि मैन्युफैक्चर इंटरप्राइजेज अगर है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 25 लाख से कम रहेगा, यानी 25 लाख से अगर कम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो आपका कहलाया माइक्रो इंटरप्राइजेज। वैसे ही 5 करोड़ से अगर कम रहा तो वो कहलाया स्मॉल, और 10 करोड़ से कम रहा तो वो कहलाया मीडियम। यानी पहले का जो डिफिनेशन हुआ करता था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप चला रहे हो, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका अगर 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है मशीन पर या प्लांट पर, तो आपको कहलाएगा आपका माइक्रो इंटरप्राइजेज। वैसे ही सर्विस इंटरप्राइजेज, ये मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग केस था और सर्विस का एक था कि अगर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो आप माइक्रो सर्विस इंटरप्राइजेज कहला रहे हो, अगर 2 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल सर्विस इंटरप्राइजेज कहला रहे हो, और 5 करोड़ से कम है तो मीडियम सर्विस इंटरप्राइजेज कहलाओगे। तो ये पहले का डिफिनेशन था। तो अब हम बात करते हैं चेंज का, कि चेंज कहां कहां लाया गया। पहला चेंज तो क्या कहा गया कि इसके डिफिनेशन को बदला गया। दूसरा कहा गया कि इसके लिमिट को रिवाइज किया गया। लिमिट को कैसे रिवाइज किया गया वो बता रहे हैं कि जैसे देखिए माइक्रो में आपका इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट था वो था पहले 25 लाख रुपया, जिसे अब जो नया वाला आया उसमें कहा गया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट रकम है वो माइक्रो के लिए 1 करोड़ होगा। यानी कि 25 लाख से इसे बढ़ाकर हम लोग लाए 1 करोड़ पर, कि अगर 25 लाख तक पहले माइक्रो कहला रहा था अब 1 करोड़ तक माइक्रो कहलाएगा। वैसे ही स्मॉल में जो चेंज आया वो कर दिया गया 10 करोड़ तक।
यानी 10 करोड़ तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो देन आप कहलाओगे स्मॉल इंटरप्राइजेज। वैसे ही अगर इसमें चेंज लाया गया 20 करोड़ का, यानी कि लिमिट को चेंज किया गया, जो रेड कलर से लिखा रहा है ये आपका न्यू वाला डिफिनेशन है कि अगर इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो कहलाओगे, 10 करोड़ से कम है तो स्मॉल कहलाओगे, 20 करोड़ से कम है तो आप मीडियम कहलाओगे। एक ये जो पहला चेंज आपको मिला कि रिवाइज किया गया उसके लिमिट को। दूसरा क्या किया गया कि क्राइटेरिया को चेंज किया। क्राइटेरिया में पहले केवल इन्वेस्टमेंट था, जो नया वाला आया वो आ गया कि आपका टर्नओवर कितने का है। एक क्राइटेरिया और ऐड किया गया कि टर्नओवर आपका कितने का है। तो टर्नओवर को लेके अगर क्लियर किया गया तो वो अगर लिखे हम इसके लिए तो टर्नओवर जो था, जो टर्नओवर चेंज किया गया वो था माइक्रो के लिए 5 करोड़, यानी 5 करोड़ का अगर टर्नओवर आपको मिल रहा है, आपका 2 क्राइटेरिया हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एक टर्नओवर हो गया। यानी आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम रहना चाहिए और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहना चाहिए, देन आप कॉल्ड माइक्रो इंटरप्राइजेज। वैसे ही अगर टर्नओवर इस केस में, स्मॉल के केस में 50 करोड़ से कम होना चाहिए, यानी कि नया डिफिनेशन जो दिया गया कि वो है आपका स्मॉल के लिए कि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और मीडियम के लिए ये दिया गया 100 करोड़, यानी कि आपका 20 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट का लिमिट रहेगा और आपका टर्नओवर 100 करोड़ का रहेगा। जो नेक्स्ट चेंज लाया गया, ये जो डिस्टिंक्शन था दोनों में मैन्युफैक्चर और सर्विस को, इसे इलिमिनेट कर दिया गया। यानी ये सिंपली हो गया मैन्युफैक्चर एंड सर्विस इंटरप्राइजेज, यानी कि 2 अलग अलग ना होके ये एक हो गए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंटरप्राइजेज। क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई, यानी कि चेंज क्या क्या आया। तो इसको लेके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है आपका, तो आपको पूछा जाएगा कि चेंज कहां कहां आया। तो चेंज आपको याद रखना है कि जो हमारा चेंज आया, पहला चेंज आया आपके डिफिनेशन को चेंज किया गया, दूसरा उसके लिमिट को चेंज किया गया, तीसरा उसके क्राइटेरिया को चेंज किया गया, एक एडिशनल क्राइटेरिया उसमें ऐड किया गया है टर्नओवर का, और जो आपका मैन्युफैक्चर और सर्विस इंटरप्राइजेज में जो डिस्टिंक्शन था वो डिस्टिंक्शन को खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपके एमएसएमई को चेंज करके लाया गया ताकि मैक्सिमम तरीके से ये बूस्टअप हो सके और ये काम करे इस तरीके से जो हमारा टैगलाइन था कि मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, इसे पूरा किया जा सके। उसके साथ इसमें एक और चेंज आया कि जो ग्लोबल टेंडर हुआ करते थे, जो ग्लोबल टेंडर हो, जब टेंडर गवर्नमेंट निकालती है तो उसमें ग्लोबल टेंडर में क्या हुआ कि अदर कंट्री के लोग भी, अगर अदर कंट्री की कंपनी भी उस टेंडर को फिल कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई अपनी कि 200 करोड़ तक का जो टेंडर होगा वो केवल इंडिया के लिए ही होगा, यानी कि 200 करोड़ तक के टेंडर में बाहर की कंपनियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। ये हर हालत में हमारे देश की कंपनियां ही करेंगी, जिससे एमएसएमई को काफी बल मिला, जिससे एमएसएमई को ग्रो करने में काफी सहायता मिलेगी। तो ग्लोबल टेंडर अप टू 200 करोड़ को डिसअलाउ किया गया है और इसके लिए जनरल फाइनेंशियल रूल में अमेंडमेंट भी लाया जा चुका है। तो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो सीधा सा मतलब है कि ये मेक इन इंडिया का एक नया रूप है, एक बड़ा रूप है, और इस रूप के तहत आप भारत को वोकल फॉर लोकल, ये सब टैगलाइन है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये था हमारा करंट अफेयर पर सेक्शन पर आत्मनिर्भर भारत का कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे अपने इकोनॉमी के सेक्शन से, फिर से क्वेश्चन देखेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।